जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 अंक, 3 अंक एवं 4 अंक के जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको मैंने लिया है। साथ ही साथ लास्ट 5 ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड पेपर्स में आए थे, उसको भी मैंने इस वीडियो में लिया हुआ है। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप इसके नोट्स बनाएं, इसकी तैयारी अच्छे से करें, बार बार रिवीजन करें। एक चैप्टर का वीडियो मैक्सिमम आधे घंटे का बनेगा, इससे ज्यादा का नहीं बनेगा। लेकिन इस आधे घंटे के वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो आपका ये पूरे का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, धातु एवं अधातु में चार भौतिक और रासायनिक अंतर आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आता है तो हो सकता है 2 भौतिक पूछ ले, 2 रासायनिक पूछ ले, या 4 भौतिक ही या 4 रासायनिक ही पूछ ले। तो आपको कम से कम 4 भौतिक और 4 रासायनिक गुण, इनके या अंतर याद करना है। गुण पूछ दे तो गुण में उसी के पूरे पॉइंट्स लिख दीजिएगा, अंतर पूछ दे तो दोनों के पॉइंट्स लिख दीजिएगा। यदि आप इसे तैयार कर लेंगे तो आपके धातुओं के गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और धातु अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर, ये सब तैयार हो जाएगा। पहला, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, पारा, इसका अपवाद है। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। धातुओं में तन्यता, कठोरता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में तन्यता और कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है, जस्ट अपोजिट है पूरे गुण इसके। धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुओं में ध्वनिक का गुण पाया जाता है और अधातुओं में ध्वनिक का गुण नहीं पाया जाता है। अब यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंट्स याद करने हैं। आपको यहाँ मुख्य जो शब्द है, चमक, तन्यता, कठोरता, आघात वर्ध्यता और ध्वनिक, इन शब्दों को याद कर लीजिए। ये धातुओं में होती हैं और अधातुओं में नहीं होती। अब देखें रासायनिक गुणों में अंतर। तो इसमें से याद कर लीजिए, धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं या उपचायक होती हैं। दूसरा, धातुएं धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? क्षारीय ऑक्साइड, यहाँ से याद कर लीजिए। और यहाँ से अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड याद कर लीजिए। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और अधातुएं जल से अभिक्रिया ही नहीं करती हैं। धातुएं तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, अधातुएं तनु अम्ल से कोई क्रिया नहीं करती हैं। अब इन दोनों को अच्छे से देख लीजिए। धातुएं जल से और धातुएं तनु अम्ल से, दोनों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो आप यहाँ याद कर लीजिए, धातुएं जल और तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और अधातुएं ना तो जल से कोई क्रिया करती हैं ना तनु अम्ल से क्रिया करती हैं। तो ये 2 पॉइंट आपके तैयार हो गए। यहाँ से याद कर लीजिए क्षारीय ऑक्साइड, या इधर से याद कर लीजिए अम्लीय उदासीन ऑक्साइड अधातु से। प्रकृति अपचायक और ये ऑक्सीकारक। इसे अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। अब कुछ मुख्य परिभाषाएं इसमें पूछी जाती हैं तो वो तैयार कर लें। आघात वर्ध्यता, देखिए आपको रटना नहीं है, समझने की कोशिश करना है, क्योंकि यदि आप शब्दों को समझ गए तो आप उसके आंसर को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आघात वर्ध्यता मतलब आघात करने पर, पीटने पर, वर्ध्यता मतलब बढ़ना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। जैसे जो लोहे की शीट देख लीजिए, लोहे के दरवाजे होते हैं, वो भी शीट है, पतली चादर का रूप है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें बनती हैं धातुओं की, जिनको क्या किया जाता है, पीट पीट कर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है, थिन शीट के रूप में। तो इसे कहते हैं आघात वर्ध्यता। मतलब ये धातुओं में गुण होता है कि उसको आप पीटेंगे तो क्या होगा, फैलता जाएगा और फैलकर पतली चादर के रूप में बन जाएगा। दूसरा है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है, ता से याद रखिएगा, तार के रूप में खींचा जा सकता है। आपने देखा होगा जीआई तार, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग यूज करते हैं वायर, कॉपर वायर, सिल्वर वायर,
तो ये क्या है, तार के रूप में होते हैं, मतलब धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। तो तन्यता मतलब धातु को हम खींच सकते हैं लंबे तार के रूप में, पतले तार के रूप में, इसे कहेंगे तन्यता। ध्वनिक का मतलब नाम ही है ध्वनिक। इसको जब धातुएं कठोर सतह से टकराती हैं तो आवाज उत्पन्न करती हैं, इस गुण को ध्वनिक कहते हैं। अपर रूप, किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपर रूप कहलाता है। रूप शब्द याद हो गया आपको, यहां से रूप याद कर लीजिए। तो एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपर रूप कहलाता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट। खनिज, अयस्क और गैंग, ये हालांकि लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, संभावना कम है लेकिन फिर भी तैयार कर लेते हैं। खनिज, अयस्क और गैंग। खनिज क्या है? पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जमीन से जो कुछ भी निकाला जा रहा है प्राकृतिक रूप से पृथ्वी से, वो कहलाता है खनिज। और जब खनिज में कोई विशेष धातु मिल जाए जो हमारे लिए लाभकारी होता है तो उसे कहते हैं अयस्क। खनिज, बहुत सारी चीजें निकल रही हैं पृथ्वी से, तो उन खनिजों में जब कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, ज्यादा मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, उसे हम कहते हैं अयस्क। अगला गैंग। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। गैंग का मतलब अशुद्धियां, मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियां। खनिज में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं वो गैंग कहलाती हैं। अम्लराज या एक्वारेजिया, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 का जो मिश्रण होगा वो अम्लराज कहलाता है या एक्वारेजिया कहलाता है। 3:1 किसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और ध्यान रखिएगा दोनों ये सांद्र होंगे, तनु नहीं, सांद्र दोनों होंगे, HCl और नाइट्रिक अम्ल, ये कहलाएगा एक्वारेजिया। अगला क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लों एवं क्षारों दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल से भी और क्षार से भी दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभय का मतलब दोनों, अब दो क्या क्या है? अम्ल है और क्षार है, बनेगा क्या? लवण। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड, ये दोनों इसके उदाहरण हो गए। दो धातुओं के नाम लिखिए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये है सोना और चांदी। अमालगम किसे कहेंगे? यदि कोई एक धातु पारा है, पारद है, तो इसके मिश्र धातु को या मिश्रातु को अमलगम कहते हैं, मतलब पारे की मिश्र धातु। निस्तापन क्या है? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसे कहते हैं निस्तापन। और भर्जन क्या है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों ऑक्साइड में बदलेंगे, लेकिन निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क होगा, भर्जन में सल्फाइड अयस्क होगा। अंतर देख लीजिए, कार्बोनेट अयस्क और यहाँ सल्फाइड अयस्क, और ये सीमित वायु में और ये पर्याप्त वायु में। निस्तापन सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड में बदलता है, और भर्जन क्या होगा? सल्फाइड अयस्क वायु की पर्याप्त उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, निस्तापन और भर्जन में। निस्तापन कार्बोनेट में सीमित वायु बनेगा ऑक्साइड, भर्जन में सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति और बनेगा ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए, इनके गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखने के पहले आप आयनिक यौगिक का एक उदाहरण सोच लीजिए। सबसे सरल उदाहरण है नमक। नमक के क्रिस्टल आपने देखे होंगे, बस उसको सोचिए और उसके आधार पर ही इसके गुणधर्म लिख दीजिए। आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, ठोस होते हैं और थोड़े कठोर होते हैं।
दूसरा, ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। नमक का क्रिस्टल लीजिए, उसको थोड़ा सा दाब डालिए उसके ऊपर, तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये दूसरा इसका गुणधर्म हो गया। तीसरा, आयनिक आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं और ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। नमक जल में घुलनशील हो जाता है। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, भंगुर होते हैं, दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये इसके गुणधर्म हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। और इसी में दूसरा क्वेश्चन आता है, इनके गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो इनके गलनांक उच्च होने का कारण है ये अंतर आयनिक आकर्षण बल। आयनिक यौगिकों के मध्य पाए जाने वाले मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं। मुख्य शब्द क्या है? अंतर आयनिक आकर्षण बल। आयनिक यौगिकों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल पर्याप्त मजबूत होता है, जिसकी वजह से इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ एक एक दो शब्द याद कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन का आंसर अपने से बनाना सीखिए। संक्षारण से सुरक्षा के उपाय लिखिए। संक्षारण के बारे में बता चुका हूं, अम्ल की वजह से, नमी की वजह से, आर्द्रता की वजह से, वायु की वजह से धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। और इस यूनिट में दिया हुआ है संक्षारण से सुरक्षा के उपाय। तो पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, एनोडीकरण और मिश्र धातु बनाकर संक्षारण से सुरक्षा की जा सकती है। अब इनमें से एक क्वेश्चन है, मिश्रातु क्या है, मिश्र धातु क्या है, दूसरा यशद लेपन। तो मिश्रातु जान लेते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कॉपर एवं जिंक की मिश्र धातु क्या है? पीतल है। कॉपर एवं टिन की मिश्र धातु कांसा है। सीसा एवं टिन की मिश्र धातु सोल्डर है। तो ये मिश्र धातु हो गया आपका, याद करिएगा, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। यशद लेपन क्या है? तो लोहे एवं इस्पात के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। जिंक याद कर लीजिए, इसमें यशद लेपन में क्या याद करना है आपको? जिंक याद करना है कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसे हम कहते हैं यशद लेपन। एक क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? जो ज्यादा सक्रिय है वो सबसे ऊपर रहेगा, जो कम सक्रिय है वो नीचे की तरफ रहेगा। इसके आधार पर एक सूची बनाई गई है, आपकी क्लास में भी होता है, मेरिट लिस्ट बनती है। तो जो ज्यादा नंबर पाया वो सबसे ऊपर है, जो सबसे कम नंबर पाया वो सबसे नीचे रहेगा। तो मेरिट लिस्ट हो गई। इसी तरीके से धातुओं की एक मेरिट लिस्ट बनी हुई है, जिसमें जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है वो सबसे ऊपर है और जो सबसे कम क्रियाशील है वो सबसे नीचे होगा। परिभाषित कैसे करेंगे? वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है पोटेशियम। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। और सबसे कम है गोल्ड, सबसे नीचे है ये। इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है? सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर क्यों संग्रहित किया जाता है? तो ये जितने भी सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये चीज लिख देना है, क्या? कि ये अति क्रियाशील धातुएं हैं। सोडियम, पोटेशियम, ये लिथियम आदि अति क्रियाशील धातुएं हैं जो वायुमंडल की आर्द्रता, नमी से भी क्रिया कर सकती हैं, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। आर्द्रता, नमी, वायु आदि से क्रिया कर सकती हैं, इसलिए इन्हें तेल के अंदर या केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोने का, चांदियों का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कम क्रियाशील है, इनका संक्षारण नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग विविध प्रकार के जो ज्वेलरी हैं उनको बनाने में किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण, इसे आपको अच्छे से समझना है। बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल है, सिर्फ समझने की जरूरत है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11
और 11 को हम कैसे लिखेंगे, 2, 8 और 1। इलेक्ट्रॉनों को कैसे लिखेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। बाह्यतम कोष में कितना है, ये बाह्यतम कोष कहलाता है। ये जो दिख रहा है आपको 1, ये बाह्यतम कोष है। इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। हर एक तत्व चाहता है कि उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन के मामले में 2। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको मिलेंगे नहीं। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके बाह्यतम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल गया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके ऊपर धन आवेश आ जाएगा। धन आवेश क्यों आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। अब इसको भी याद रखना है आपको, तो सोच लीजिएगा, देता कौन है, धनी व्यक्ति देता है, तो इसने दे दिया, तो ये इसके ऊपर क्या आ गया, धनावेश आ गया। अब जैसे ही धनावेश आया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 और 8। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, 2, 8, तो इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8। क्लोरीन को देखें, तो क्लोरीन के बाह्यतम कोष में है 7 इलेक्ट्रॉन। इसका 17 है परमाणु क्रमांक, बाह्यतम कोष में है 7 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब ये 7 है, तो ये भी चाहता है कि 8 हो जाऊं मैं, तो मैं भी स्थायी हो जाऊं। तब क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये सोडियम देगा। सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके बाह्यतम में 8 आ गया और ये भी 8 हो गया। तो इस तरीके से 2, 8 और 8 हो गए, और इसमें आ जाएगा माइनस चार्ज, इसमें आ जाएगा माइनस चार्ज। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और ये बन गया क्लोराइड ऋण आयन, ये बन गया क्लोराइड ऋण आयन। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये समझ में आ गया। अब इसी को आपको बना देना है, कैसे, Na लिखेंगे, Na के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम दिखा देंगे, ये हमने दिखा दिया 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमको पता है कि क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस तरीके से 7 बना देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और एक 7। अब इसको 8 चाहिए, तो ये तीर का निशान यही बता रहा है कि यहाँ का जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, वो कहाँ चला जाएगा, इधर क्लोरीन के पास चला जाएगा, और क्लोरीन के पास जाके क्लोराइड आयन बना देगा। ये हो गया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे क्या आवेश आ जाएगा, Na पर प्लस आवेश आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आवेश कर दीजिए, धन आवेश। और ये क्लोरीन ने ये ले लिया, तो ये क्लोराइड आयन बन गया, इस पे आ जाएगा माइनस आवेश, क्योंकि इसने लिया है। अब यहाँ कैसे करना है आपको, यहाँ 2, 2, 4, 2, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, ये कि सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन भी ला देना है, इसको अलग टाइप से लिखना है, इनको क्रॉस कीजिएगा, इसको डॉट बनाइएगा, जिससे कि ये दिखे कि हाँ, ये किसका इलेक्ट्रॉन आया है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन आया है। इस तरीके से ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है, और इस तरह से आपको इसका डायग्राम बनाना है। चलिए आगे एक और देख लें एग्जाम्पल। मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होगा, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और 2 है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है, 2 किसको देगा, ये दे देगा क्लोरीन को। क्लोरीन के 7 होते हैं बाहर। अब चूंकि इसमें 2 है क्लोरीन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पहले वाले क्लोरीन को, दूसरे क्लोरीन को दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो इस पे आ जाएगा 2 का ये ऋण आवेश, इसने दे दिया, और ये 2 प्लस हो जाएगा। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पर 2 धन हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं उतने धन आ जाते हैं। ये आ गए, ये हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये मैग्नीशियम धन आयन बन गया। क्लोरीन में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पे माइनस चार्ज आ गया, इसके बाह्यतम कोष में कितने हो गए, 2, 8 और 8। इस तरह से ये क्लोराइड ऋण आयन बन गया, ये मैग्नीशियम धन आयन बन गया। अब यहाँ कैसे करेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे, इसके बगल में 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, इधर क्लोरीन लिखेंगे और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया है। इधर से एक तीर का निशान बनाया कि अब हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इधर से एक तीर का निशान बनाया कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देंगे। अब इसी को लिख दीजिए। Mg ने चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं,
इसलिए इस पर आ जाएगा 2+, 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए 2+ आ गया। और ये जो क्लोरीन है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, एक क्लोरीन ने, यहाँ ये 2 लिखा हुआ है कि कितने हैं, ये 2 हैं, इस पे सिंगल माइनस आएगा क्योंकि ये क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 2 परमाणु हैं अलग अलग, एक परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो ये यहाँ माइनस, और ये जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया 1, तो ये के इलेक्ट्रॉन आया, ये माइनस चार्ज हो गया। अब चूंकि इसमें कितने परमाणु हैं, इसमें 2 हैं ये, तो यहाँ 2 हमने लिख दिया। इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब आप इस वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग मैंने पूरे कवर कर दिए हैं आपके इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग चैप्टर 4 कार्बन एवं उसकी यौगिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेके। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।